कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन नीमच की, जहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। पर इस फिल्म के हीरो को फुटबॉल में नहीं बल्कि जादूगरी में ज्यादा दिलचस्पी है। मिलिए जीतू भैया से, इस फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर मीनू से, जो कि एक पार्क में लेटे लेटे अपनी गर्लफ्रेंड इच्छा के आने का वेट कर रहा था। पर मीनू का पहला प्यार इच्छा नहीं बल्कि एक कुल्फी थी, जिसे वो सोते उठते नहाते धोते हर वक्त खाने में लगा रहता था। मीनू को कुल्फी खाना इतना ज्यादा पसंद था कि उसने बचपन में ही बड़े होकर एक कुल्फी वाला बनने का फैसला कर लिया था। पर हम सब की तरह मीनू की मम्मी भी उसे समझाते हुए कहती है, बड़ा होके अगर तू कुल्फी वाला बनेगा ना तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा तुझे। पर मीनू के पापा उसे अपने जैसा एक फुटबॉलर बनाना चाहते थे, लेकिन फुटबॉल को देखते ही मीनू के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। मीनू के पापा पिछले 7 साल से धापोलकर ट्रॉफी को जीतने में लगे हुए थे, पर हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लग पाती। एक बार की बात है जब मीनू के पापा एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने ग्वालियर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में सामने से आ रही ट्रक से भीषण टक्कर के चलते मीनू ने बचपन में ही अपने पापा और मम्मी दोनों को खो दिया। जिसके बाद मीनू के प्रदीप चाचा ने ही उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी जरूरतों का ख्याल भी रखा। हालांकि प्रदीप भी अपने भाई की तरह एक फुटबॉलर थे और अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने धावोलकर ट्रॉफी को जीतने को ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल बना लिया। पर जिस कारण से मीनू ने अपने पेरेंट्स को खोया था, उस वजह से उसने यह तो ठान लिया कि बड़े होकर वो चाहे जो बने पर एक फुटबॉलर वो कभी नहीं बनेगा। एक दिन स्कूल बंक करके मीनू पहुंचता है एक मैजिक शो देखने, जहां महान जादूगर छाबड़ा साहब लोगों के बीच अपना करतब दिखाकर लोगों का भरपूर मनोरंजन करने में लगे हुए थे। छाबड़ा साहब की जादूगरी को देखकर मीनू ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि बड़ा होकर वो छाबड़ा साहब की ही तरह एक जादूगर बनेगा। इधर मीनू के चाचा यानी प्रदीप जी ने एक फुटबॉल टीम बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा आदर्श नगर पैंथर्स। कहने को तो ये पैंथर्स थे, पर टीम में ज्यादातर लोगों को फुटबॉल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मीनू का दोस्त लल्ली उसे बताता है कि इच्छा के पेरेंट्स उसकी शादी करवाने उसे जोधपुर ले जा रहे हैं। मैंने उसे रेलवे स्टेशन जाते हुए देखा था, जल्दी जाओ वरना इच्छा तो गई तेरे हाथ से। मीनू को भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पिछले 3 दिन से उसकी इच्छा के साथ फोन पर बात नहीं हुई थी और पिछले 1 हफ्ते से दोनों मिले भी नहीं थे। फटाफट से अपनी साइकिल पर पैदल मारता हुआ मीनू समय रहते ट्रेन के छूटने से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और फाइनली वहां ट्रेन में उसकी मुलाकात इच्छा और उसके पेरेंट्स से हो जाती है, जो सही में जोधपुर जा रहे थे, पर इच्छा की शादी कराने नहीं बल्कि उसके एग्जाम सेंटर तक उसे छोड़ने, क्योंकि इच्छा यूपीएससी का एग्जाम देने जोधपुर जा रही थी। ये सब सुनकर मीनू को याद आता है कि इच्छा ने उसे कई बार अपने एग्जाम्स के बारे में बताने की कोशिश की थी, पर मीनू अपनी जादूगरी दिखाने में इतना खोया रहता था कि उसने आज तक इच्छा की किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मीनू के केयरलेस रवैये को देखकर इच्छा को बहुत बुरा लगता है और जाते जाते वो मीनू से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। मीनू इच्छा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर शायद इच्छा ने अपना आखिरी फैसला ले लिया था। इच्छा के जाने के बाद मीनू का देवदास मोड ऑन हो चुका था। अपने मन को हल्का करने के लिए वो अपने गुरु यानी कि छाबड़ा साहब के पास उनसे मिलने पहुंचता है। एक दिन अपने चाचा के फुटबॉल टीम के प्लेयर मोहन की शादी में मीनू की मुलाकात दिशा नाम की एक लड़की से होती है, जिसकी खूबसूरती को देखते ही पहले ही नजर में मीनू को दिशा से लगाव हो जाता है। लल्ली उसे बताता है कि दिशा इस कॉलोनी में नई आई है और वो आंखों की डॉक्टर है। लल्ली से दिशा के क्लिनिक का पता लेकर मीनू अगले ही दिन उससे मिलने उसके क्लिनिक पहुंच जाता है। पर दिशा को जल्दी ही मीनू के नेक इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो मीनू की आंखों का इलाज करने के बहाने उसे इतना डराती है कि मीनू अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते दिशा से वादा भी करता है कि वो उसे अपना चेहरा दोबारा कभी नहीं दिखाएगा। इधर फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन अविनाश जी ये फैसला लेते हैं कि आने वाले धापोलकर ट्रॉफी के नेक्स्ट सीजन में आदर्श नगर पैंथर्स के लगातार खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रदीप जी अविनाश से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि हमें आखिरी मौका दिया जाए, हम इस बार धापोलकर ट्रॉफी को जरूर जीतकर दिखाएंगे। अविनाश जी प्रदीप से कहते हैं कि आपकी टीम में फुटबॉल खेलने का कोई जज्बा नहीं है, आपका भतीजा आपके साथ खेलना नहीं चाहता, आपकी टीम आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती है, तो फिर आप क्यों इस धापोलकर ट्रॉफी के चक्कर में अपना समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं। प्रदीप जी कहते हैं कि जब गलती मुझसे हुई है तो इसका पश्चाताप भी तो मुझे ही करना होगा ना अविनाश जी। एक बार की बात है जब मुझे एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने ग्वालियर जाना था, पर अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैं जा नहीं पाया और मेरी जगह मेरे भैया ग्वालियर जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस धावोलकर ट्रॉफी को जीतने का सपना मेरे भैया का है और उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। आप सिर्फ हमें एक आखिरी मौका दीजिए और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बार हमारी टीम जरूर जीतेगी। अविनाश जी को भी प्रदीप के लिए बुरा लगता है और वो आदर्श नगर पैंथर्स को एक आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं, पर वो यह भी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के वक्त मैं खुद आपकी टीम को काउंट करूंगा और अगर टीम में 12 से कम प्लेयर्स मुझे दिखे तो उसी वक्त आपकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। इधर मीनू लल्ली को दिशा के क्लिनिक में हुए कांड के बारे में बताते हुए कहता है
नहीं पहले तो पर्सनैलिटी देख के फुल इम्प्रेस हो गई थी, पता नहीं क्या। लल्ली मीनू से कहता है कि तू तो बहुत लकी है मीनू, मेरी वाली ने तो मुझे सीधे चाटा मार दिया था। तभी मीनू की नजर दिशा की तरफ जाती है जो रेलवे कॉलोनी की तरफ जा रही थी, पर रास्ता भटक कर आदर्श कॉलोनी में आ गई थी। उसके फोन की बैटरी ने भी अपना जवाब दे दिया था और मीनू को सामने खड़ा देख वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। पर मीनू इनडायरेक्टली ही सही दिशा को उसके मंजिल तक पहुंचाने में उसकी मदद कर देता है। यह देखकर दिशा को रियलाइज होता है कि मीनू उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझती थी। दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है और जल्द ही मीनू दिशा के काफी करीब आ जाता है। एक शाम मीनू दिशा को अपने मैजिक शो इवेंट पर आने के लिए उसे इनवाइट करता है, पर क्लिनिक के काम में फंसे होने के कारण दिशा मीनू का मैजिक शो देखने नहीं जा पाती है। इसलिए मीनू रात के करीब 2:30 बजे दिशा के घर के बाहर उसे स्पेशल मैजिक शो दिखाने वहां पहुंचता है। साथ ही साथ मीनू दिशा को अपने अंदाज में प्रपोज भी कर डालता है, पर दिशा उसे मना कर देती है क्योंकि दिशा पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसका हाल फिलहाल में ही डिवोर्स हुआ था। बात तब की है जब दिशा और उसका बॉयफ्रेंड चिराग एक ही कॉलेज में मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर उन दोनों का यह प्यार ना तो दिशा के घर वालों को मंजूर था और न ही चिराग के घर वालों को। इसी के चलते दोनों ने अपने परिवार को छोड़कर शादी कर ली और बेंगलोर में अपना घर बसाया। इस दौरान दिशा ने तो अपनी फैमिली से बिल्कुल किनारा कर लिया था, पर चिराग अभी भी अपनी फैमिली से कनेक्टेड था। जैसे जैसे चिराग के ऊपर उसकी फैमिली का प्रेशर बढ़ता गया, वैसे वैसे दिशा के प्यार की एक्सपायरी डेट पास आती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जब चिराग ने अपनी फैमिली के लिए दिशा को छोड़ दिया। चिराग से डिवोर्स लेने के बाद जब दिशा वापस अपने घर लौटी तो सबसे पहले उसकी नजर दीवार पर टंगी उसकी माँ की फोटो पर गई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। दिशा ने अब फैसला ले लिया था कि एक बार तो वो अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है, लेकिन अब अगर वो कभी शादी करेगी तो सिर्फ अपने पापा की मर्जी और उनके पसंद के लड़के से ही करेगी। मीनू दिशा को यकीन दिलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो हमारे प्यार को जरूर समझेंगे। एक दिन मीनू के चाचा उसे अपने साथ चलकर फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, पर मीनू जाने से मना कर देता है। तभी प्रदीप जी थोड़ी जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके जवाब में मीनू कहता है, ये बाप होने की एक्टिंग नहीं होती, आपसे मत किया करो। प्रदीप जी मीनू को समझाते हैं कि अगले 12 तारीख को टीम की रजिस्ट्रेशन है, जिसमें पूरे 12 खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मीनू को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, पर प्रदीप जी लगातार उस पर दबाव बनाए जा रहे थे। इसी के चलते गुस्से में आकर मीनू ने अपने पापा का कातिल घोषित कर देता है, क्योंकि मीनू का मानना था कि उसके चाचा की वजह से ही उसके पापा की मौत हुई थी। मीनू के मुंह से यह सब सुनकर प्रदीप जी के पुराने घाव वापस से हरे हो जाते हैं। मीनू को भी अंदर से रियलाइज हो चुका था कि उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, और अब तीर कमान से निकल चुकी थी। प्रदीप जी इन बातों की वजह से ड्रिंक करने लगते हैं और नशे की हालत में ही छत से नीचे कूद जाते हैं, और ऊपर वाले की वजह से उनकी जान बच जाती है और उनके सिर्फ एक टांग में फ्रैक्चर आता है। यहाँ हम पोटा फैक्ट्री के माहेश्वरी जी को देखते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में फुल टाइम डॉक्टर और साथ ही साथ पार्ट टाइम फुटबॉल कमेंटेटर का रोल बड़े ही खूब अंदाज में निभाया है। मीनू ने अब अपने टीम के लिए खेलने का फैसला ले लिया और प्रदीप जी 12 तारीख को अपनी टीम को लेकर फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं। तभी मीनू को दिशा का कॉल आता है, जो उसे उसी वक्त अपने घर आने के लिए कहती है। अब यहाँ मीनू एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। ना तो वो मीनू को मना कर पा रहा था और ना ही अपनी टीम को छोड़कर वहां से हिल सकता था, क्योंकि फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन अविनाश जी आज खुद प्रदीप जी की टीम को काउंट करने आने वाले थे। पर फिर भी अपनी किस्मत राम भरोसे छोड़कर मीनू दिशा से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात दिशा के पापा छाबरा साहब से होती है। जी हाँ, ये वही छाबरा साहब है जिनकी जादूगरी को देखकर मीनू ने बड़े होकर जादूगर बनने का फैसला किया था। छाबरा साहब मीनू को अपनी बेटी के लायक नहीं समझते थे, पर वो डायरेक्टली मीनू को मना करके उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे। इसलिए वो मीनू से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम धाबोलकर ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंच भी जाते हो तो मैं एक बार को तुम्हारी शादी अपनी बेटी दिशा के साथ कराने के बारे में सोचूंगा। अब छाबरा साहब को पहले से यह बात पता थी कि मीनू को फुटबॉल से कितनी ज्यादा नफरत है और वो चाहकर भी धाबोलकर ट्रॉफी नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने मीनू के सामने ये शर्त रखी। अब मीनू के पास छाबरा साहब की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दूसरी तरफ मीनू की गैरहाजिरी में प्रदीप जी ने उसका नाम लिस्ट से हटाकर एक नए लड़के को टीम में रख लिया था। अब रजिस्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिस शुरू होती है, जिसमें प्रदीप जी सबसे पहले अपनी टीम का नाम आदर्श नगर पैंथर्स से बदलकर आदर्श नगर सिकंदर रखते हैं। मीनू भी टीम में जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर प्रदीप जी ने अब उससे टीम में ना लेने का फैसला ले लिया था। पर मीनू के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर प्रदीप जी उसे एक आखिरी मौका देते हुए कहते हैं, अगर तुमने इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के बाद सिर्फ एक गोल भी कर दिया तो मैं तुम्हें टीम में ले लूंगा। सुनने में तो ये मीनू को बहुत आसान लग रहा था, पर ग्राउंड के 250 चक्कर लगाने के बाद भी वो ये टास्क पूरा नहीं कर पाता है और चुपचाप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। अगले दिन दिशा मीनू से मिलने हॉस्पिटल आती है और उसे समझाती है कि ये फुटबॉल खेलना उसके बस की बात नहीं है। पर मीनू बड़े ही फिल्मी अंदाज में दिशा के सामने एक डायलॉग मारते हुए कहता है, तेरी स्माइल का क्या होगा दिशा, उसी के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। बोल देना गुरुजी कम ससुर जी को
बेटी की मुस्कान तो लेके रहूंगा। यह डायलॉग सुनते ही दिशा वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर प्रदीप जी ने आदर्श कॉलोनी में ही रिजू के रहने का इंतजाम करवा दिया था। हालांकि रिजू को रहने के लिए जो घर दिया गया था वो एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर अब तक नगर पालिका की नजर नहीं गई थी। रिजू के लिए उस कॉलोनी में रहना भी जरूरी था, क्योंकि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी अपने अपने कॉलोनी को ही रिप्रेजेंट कर सकते थे। किसी दूसरे स्टेट के प्लेयर्स का टीम में आकर खेलना अलाउड नहीं था, इसलिए प्रदीप जी ने रिजू को आदर्श नगर कॉलोनी में रहने के लिए जगह दी थी। अब अगले दिन धावलकर ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू होता है, जिसमें आदर्श नगर सिकंदर का मुकाबला उपज नगर ट्रेडर के साथ था। मीनू को टीम में जगह तो नहीं मिली थी, पर वो अपनी टीम को जूस और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के काम में लगा हुआ था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बड़ी ही चालाकी से फुटबॉल को एक पत्थर वाले फुटबॉल से रिप्लेस कर देता है। फिर जैसे ही बांडिया उस बॉल को किक करता है, वैसे उसके पैर में मोच आ जाती है और उसकी जगह मीनू को एज ए सब्स्टिट्यूट टीम में जगह मिल जाती है। इधर उपज मंडी ट्रेडर के सामने आदर्श नगर सिकंदर पानी पीते हुए नजर आ रहे थे। जहां ओपोनेंट का स्कोर 6 था, वहीं आदर्श नगर सिकंदर्स की तरफ से सिर्फ 1 गोल दागा गया था और वो भी सिर्फ रिजू ने गोल मारा था। टीम की इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस की वजह से प्रदीप जी अलग ही परेशान थे। तभी माहेश्वरी जी उन्हें टीम के लिए एक डॉक्टर कम ट्रेनर को रखने का सुझाव देते, जो कि प्लेयर्स के हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रख सके। प्रदीप जी कहते हैं, आदर्श नगर की टीम को प्लेयर्स नहीं मिलते, डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? तभी मीनू वहाँ आता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। दरअसल वो दिशा की बात कर रहा था, पर दिशा मीनू को समझाती है कि वो आंखों की डॉक्टर है, ना कि एक फिटनेस ट्रेनर। पर मीनू दिशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम बस प्लेयर्स को बेसिक योगा वोगा करवा देना, कौन सा ये फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। दिशा फिर भी नहीं मानती है, पर मीनू के इमोशनल अत्याचार के आगे उसकी एक नहीं चलती। वो आखिरकार मीनू की मदद करने के लिए राजी हो ही जाती है। रिजू और टीम की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की वजह से आदर्श नगर सिकंदर्स क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाते हैं, पर क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला होता है जगपुरा जमींदार से, जिनके आगे उनकी एक भी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाती है। जगपुरा जमींदार लगातार गोल पे गोल दागे जा रहे थे और दूसरी तरफ आदर्श नगर सिकंदर्स ऊपर वाले से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन अविनाश जी आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से जगहपुरा जमींदार्स को टूर्नामेंट से बैन किया जाता है, क्योंकि उनकी टीम का एक मेंबर अवैध तरीके से कॉलोनी में रह रहा था और असल में वो प्लेयर उस कॉलोनी का था ही नहीं, उसे तो रतलाम से बुलाया गया था। इधर प्रदीप जी और उनकी टीम का गला पूरी तरह से सूख चुका था, क्योंकि रिजू भी आदर्श नगर कॉलोनी का नहीं था। पर ऊपर वाले के चमत्कार की वजह से फाइनली आदर्श नगर सिकंदर्स अब धावलकर ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी थी। अब सेमीफाइनल में आदर्श नगर सिकंदर का मुकाबला होता है बैंक कॉलोनी यूनाइटेड से। दोनों टीम के बीच में नेक टू नेक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ओपोनेंट टीम की परफॉर्मेंस को देखकर प्रदीप जी को लग रहा था कि आज तो उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है। तभी वो मीनू से कुछ जादू करने के लिए कहते हैं। मीनू भी बड़ी ही चालाकी से ओपोनेंट टीम के मेन स्ट्राइकर को फेक फाउल के जरिए टीम से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब हो जाता है। फिर क्या था, मैच में रिजू और दीपा की चालाकी से आदर्श नगर सिकंदर पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब मीनू धावलकर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका था और उसकी इस कामयाबी को देखते हुए छाबड़ा साहब दोबारा उससे मिलने पहुंचते हैं। इस बार वो मीनू के सामने एक नया और आखिरी टास्क रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम दिशा से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी टीम को धावलकर ट्रॉफी के फाइनल में हराना पड़ेगा, वरना तुम दिशा को हमेशा के लिए भूल जाना। ये बात बाथरूम में बैठा लल्ली सुन लेता है और सीधे दिशा को जाकर बताता है। दूसरी ओर मीनू ने अविनाश जी को रिजू के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से नगर पालिका के लोग वहां आकर रिजू के घर को तोड़ देते हैं और रिजू को भी टीम से निकाल दिया जाता है। हालांकि अविनाश जी चाहते तो आदर्श नगर सिकंदर को भी टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, पर यह एक फाइनल मैच था, इसलिए वो प्रदीप जी से कहते हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद आदर्श नगर सिकंदर पर बैन लगा दिया जाएगा। रिजू अब अपनी बहन को लेकर आदर्श नगर कॉलोनी से जा चुका था और टीम में एक प्लेयर की कमी हो गई थी। तभी प्रदीप जी का एक फैन उनके पास आता है और बताता है कि उसने कैसे बचपन से ही प्रदीप जी को अपना आइडल मानकर फुटबॉल में अपना करियर बनाने की कोशिश की, पर किसी ने उसे एक मौका तक नहीं दिया। प्रदीप जी उसे अपनी टीम में ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास उस वक्त दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं था। धावलकर ट्रॉफी के फाइनल में आदर्श नगर सिकंदर का मुकाबला होता है ओल्ड सिटी जायंट से, जो कि पिछले 6 साल से लगातार धावलकर ट्रॉफी पर राज करते हुए आ रहे हैं। आदर्श नगर सिकंदर्स ओल्ड सिटी जायंट्स के खिलाफ गोल तो नहीं दाग पा रहे थे, पर उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी। अभी फर्स्ट हाफ को खत्म होने में 10 मिनट रह गए थे, तभी मीनू बातों ही बातों में अपने ओपोनेंट्स को हिंट देते हुए कहता है कि जब तक इकरार और दीपा साथ में है तब तक आदर्श नगर सिकंदर्स के खिलाफ कोई भी गोल नहीं मार सकता। ये सुनते ही ओल्ड सिटी जायंट्स के 2 मेन स्ट्राइकर्स दीपा और इकरार को उकसाने लगते हैं। दीपा ने जैसे तैसे करके खुद पर काबू रखा हुआ था, पर इकरार अपना संयम खो देता है और ओल्ड सिटी जायंट्स के प्लेयर के ऊपर हाथ उठा देता है, जिस वजह से रेफरी उसे टीम से बाहर कर देते हैं।
जाते जाते इकरार ने टीम की कप्तानी दीपा के ऊपर सौंप दी थी। मीनू भी अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और उसकी टीम ने अभी हार नहीं मानी थी और टीम की एकता के चलते आदर्श नगर सिकंदर्स अपना पहला गोल दागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मीनू अभी भी अपनी टीम को हराने के चक्कर में लगा हुआ था और लगातार जानबूझकर गलती पर गलती किए जा रहा था। ये देखकर लल्ली से रहा नहीं जाता है और वो प्रदीप जी को मीनू की सारी सच्चाई बता देता है। प्रदीप जी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और सभी को मीनू की सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर मीनू की टीम को बहुत बुरा लगता है। टीम की कैप्टन दीपा मीनू से कहती है कि ये सब करने से पहले तू एक बार हमें बता देता यार, क्या हम तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पर तुझे हमें धोखा नहीं देना चाहिए था। अब आदर्श नगर सिकंदर्स ने मीनू के लिए हारने का फैसला कर लिया था और पेनल्टी किक मारने के लिए मीनू को भेजा जाता है, क्योंकि किसी को भी उससे गोल की उम्मीद नहीं थी। पर मीनू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अपने मैजिक से ओपोनेंट टीम के गोलकीपर को हिप्नोटाइज करके गोल मारने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर आदर्श नगर सिकंदर के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। पर अफसोस, आदर्श नगर सिकंदर ये टूर्नामेंट हार जाती है। मीनू को अपने ऊपर बहुत सारा मार थी। अगर उसने शुरू से ही अपनी टीम का साथ दिया होता तो आज उसके हाथों में धाबोलकर ट्रॉफी होती, जिसे जीतने का सपना कभी उसके पापा ने भी देखा था। प्रदीप जी मीनू को समझाते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही उसके लिए बड़ी बात है। ट्रॉफी तो आती जाती रहती है, पर अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाला इंसान किसी से छोटा नहीं हो जाता। दूसरी तरफ छावड़ा साहब ने भी मीनू को अपना दामाद घोषित कर दिया था। वो यही देखना चाहते थे कि क्या लड़की के चक्कर में मीनू अपने परिवार समान टीम को धोखा दे सकता है। जैसा कि दिशा के पहले पति चिराग ने दिशा के साथ किया था, वैसा वो दोबारा दिशा के साथ नहीं होने देना चाहते थे। दूसरी तरफ रिजू की एथलेटिक परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे एक नेशनल फुटबॉल क्लब में जगह मिल गई थी, जहाँ वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन कर रहा था। इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।